हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। भाई अपने 12th वालों की जैसा मेरा लास्ट कमिटमेंट था कि चैप्टर में थोड़ा सा अब एक लास्ट वाला उठाना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सा आप उसको लाइट कर दिया जाए। तो एक बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है जो पॉपुलेशन एंड समथिंग होता है। तो हम लोग काफ़ी क्या होता है सोचते हैं कि यार पॉपुलेशन क्या पढ़ना है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं और ये तो यार ऐसे है। तो बेटा अब ऐसे वाला जमाना नहीं रहा है, अब बहुत स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपका वेलकम करता हूँ बहुत अपने साउथ इंडिया पीसीएमबी चैनल पे, जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं। वो भी लेक्चर्स टॉपिक वाइज है, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पे हमने लेक्चर दिया उसके बाद खत्म। टॉपिक वाइज लेक्चर चल रहा है हमारे साथ ही साथ हम जो है एक सीरीज पे काम कर रहे हैं और हमारे सिलेबस के फिनिश होने के बाद हम एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, यानी कुछ गेस्ट पेपर पे, मॉडल पेपर्स पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो फैक्ट उठाया सबसे पहला टॉपिक वो है एबायोटिक फैक्टर। चलिए देखिए सबसे पहले बात कि ये जो हमने लिया है ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन, एक गहरा संबंध है हमारा और हमारे एटमॉस्फेयर से। और अगर एटमॉस्फेयर के लिए हम जरूरी हैं, अगर हमारे लिए एटमॉस्फेयर जरूरी है तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर भी हमारे लिए जरूरी है। दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके वर्क करते हैं, कैसे कोरिलेट करके वर्क करते हैं? तो आप और एटमॉस्फेयर दोनों मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक पॉपुलेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं इकोसिस्टम। और जैसे कि यहाँ पर मैंने टॉपिक अपना उठाया है एबायोटिक फैक्टर के बारे में, तो उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा ये एबायोटिक आया कहाँ से। तो चलिए देखते हैं एबायोटिक आया कहाँ से। अगर हम बात करें एक सिस्टम की, जिसे हम बोल रहे हैं इकोसिस्टम, उसे हम बोल रहे हैं क्या? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज अ constituents of two component biotic and abiotic। टू कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब अगर हम बात करें तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट। और एबायोटिक पे चले जाएं तो एबायोटिक का मीन है नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हुए, एक लिविंग कंपोनेंट और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट हमारा बायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है। अगर हम बात करें यार तो एक इकोसिस्टम में यार दो चीजें मिलती जा रही हैं। और अगर आप अपने पे फील करें, आप जहाँ बैठे हैं अपने घर के आसपास का एटमॉस्फेयर देखें, घर पे गार्डन होगा, अगर आप फील करें तो आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास दो ही चीजें हैं, या तो जिंदा है या तो मरी हुई है, यानी डेड है, यानी या तो बायोटिक है या तो एबायोटिक है। तो यार जो बायोटिक है ना उसमें कौन कौन आ गया यार? बायोटिक में तो तुम भी आ रहे हो, बैठे हो। बायोटिक में तुम्हारे अगल बगल अगर तुमने कोई पेट पाला हुआ तो वो भी आ रहा है बायोटिक में। बायोटिक तो प्लांट भी है यार, है कि नहीं? क्योंकि प्लांट हमारा खाना बना रहा है तो बायोटिक तो वो भी है बायोटिक। तो जब देखते हैं कि बायोटिक कौन कौन, तो बायोटिक की कैटेगरीज अलग अलग करनी पड़ती हमको। हमने बायोटिक की 3 कैटेगरी बना दी। एक है प्रोड्यूसर, सेकंड है
कंज्यूमर, थर्ड है डिकम्पोजर। तीन कैटेगरीज थी हमारी लिविंग कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में बात करें तो इसका मतलब होता है मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कंज्यूमर, आप जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेंगे वो कंज्यूमर है। यार कंज्यूमर में एक समस्या खड़ी हुई है करके, क्या कि कंज्यूमर जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कुछ प्रोड्यूसर्स पे, भाई अगर हम देखें तो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है कंज्यूमर पे। और अगर हम बात करें उस जगह पे कार्निवोरस की तो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। अब दोनों को एक कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता है, दोनों को हमें डिफरेंट कैटेगरी में रखना पड़ेगा। तो चलिए दोनों को डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं तो क्या बनता है, देखिए पहला आया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, पहला हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और थर्ड का आता है बेटा हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, तीन हमारे कंज्यूमर होते हैं। अभी कंज्यूमर के एग्जांपल बताता हूँ। अब देखिए जरा हमें डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का काम होता है ये डेथ, ये डेथ बॉडीज है वो प्लांट की हो या फिर एनिमल की, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अपना सबका काम है उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं कौन, हमारे डिकम्पोजर्स। चलिए तो प्रोड्यूसर्स ने अपना खाना खुद बनाया, एग्जांपल आप समझ गए कि प्रोड्यूसर्स हमारे ग्रीन प्लांट हो गए। कंज्यूमर्स हमारे थ्री टाइप के हुए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर के एग्जांपल की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर का जो एग्जांपल है वो हमारे होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। हालांकि इतने छोटी चीजें हमसे नहीं पूछी जाएंगी, हमारा लेवल हाई है। सेकेंडरी में आते हैं हमारे कौन, कार्निवोरस, और टर्सरी में हमारे आते हैं लार्ज कार्निवोरस या ओमनिवोरस, लार्ज कार्निवोरस। ठीक है, तो ये हमारा इतना लोअर कैटेगरी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन अंदर पूछा जाएगा बहुत। कैसे बताता हूँ, देखिए ये तो मैंने आपको बायोटिक कंपाउंड बता दिया कि धरती पर अगर कोई है इकोसिस्टम है, सभी इकोसिस्टम है, चाहे वो अमेज़न फॉरेस्ट ले लीजिए चाहे वो रेन फॉरेस्ट ले लीजिए, सबका अपना एक इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम दो चीजों से बनता है, बायोटिक से और एबायोटिक से। बायोटिक की बात करें तो लिविंग कंपोनेंट है, एबायोटिक की बात करें तो नॉन लिविंग कंपोनेंट है। बायोटिक और बायोटिक का लिविंग कंपोनेंट थ्री टाइप्स के, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स थ्री टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोरस हमारा एग्जांपल आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर एंड दैट डिकम्पोजर्स में डेथ एंड डिकेइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाले हमारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई इसमें आते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है एबायोटिक कंपोनेंट, ये एबायोटिक में क्या आएगा, देखिए बेटा एबायोटिक में आएगा लाइट, टेम्परेचर, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, विंड, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। लाइट अफेक्ट करती है हमारे लाइफ स्टाइल को, टेम्परेचर अफेक्ट करता है,
वाटर और विंड। जब इसको पढ़ने बैठेंगे तो एक बार दिमाग में फॉरेस्ट का नज़ारा रखा करिए। जब आप फॉरेस्ट को रखेंगे ना तो आपके दिमाग में सारी चीज़ समझ में आएगी कि वहाँ पर क्या बायोटिक कंपोनेंट है, क्या एबायोटिक है। तो अगर हम फॉरेस्ट को ले लें तो फॉरेस्ट में बायोटिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो वहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वहाँ अदर एनिमल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और एबायोटिक में वहाँ की सॉइल, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की विंड, ये सब हमारा एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा। अब आते हैं आपको लेकर के थोड़ा सा बुकिश नॉलेज पे। चलिए बुकिश नॉलेज पहुँचते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, अब आपके दिमाग में थीम बन गई कि हाँ एबायोटिक चीज़ क्या है, क्लियर। तो छोटी चीज़ के लिए मुझे इतना जाना पड़ता है। Ecology is the study of interaction among organisms and between the organisms and its physical and abiotic environment। का रिलेशन जो है हमारे बॉडी का इकोलॉजी बोल रहा है। Ecology is the concern with 4 level of biological organization। इकोलॉजी में 4 लेवल होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली चीज पर लेवल तो हो ही होगा, कोई भी चीज हो पहले सबसे पहले क्या आता है, ऑर्गेनिज्म आता है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद अब आएगा आपकी पॉपुलेशन, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। एक सिंगल भाई साहब है, सिंगल खड़ा कर दीजिए, कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएगा दूसरा लेवल, तो आप इसे क्या कहते हो, पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन तैयार हो गई है। अब अलग अलग पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन ये वाले हैं, एक हमारी दूसरी पॉपुलेशन वाले लोग हैं, अलग दो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन है। तो इसने क्या बना दिया, कम्युनिटीज बना दी। और जब डिफरेंट कम्युनिटीज जुड़ गई तो बनता है बायोम। जैसे अर्थ एक बहुत बड़ा बायोम है, डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज हैं हमारे इस धरती पर, और इसमें टर्म मिल गया क्या, बायोम। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट में बात कर रहे थे हम, जैसा कि हमारा चैप्टर चल ही रहा था ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। अब आपको लेके चलता हूँ एबायोटिक फैक्टर्स की तरफ। चलिए चलते हैं भाई एबायोटिक फैक्टर। फिर उस एबायोटिक फैक्टर का इफेक्ट भी आपको दिखाएंगे, वो मैंने रखा हुआ है आपको आपके लिए। जैसा कि मैंने बताया था, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये हमारे एबायोटिक फैक्टर। काफी बेहतरीन नज़ारा दिख रहा होगा आपको जगह से, क्या नज़ारा है नेचुरल नेचर का। तो आपको बहुत फैक्टर दिख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर भी है, यहाँ पर हमारी सनलाइट भी है, यहाँ हमारी सनलाइट है, ये वाटर भी एबायोटिक, देखिए माउंटेन भी आते हैं, इधर हमारा लैंड आ गया, सैंड जिसे कहते हैं, लेकिन है क्या हमारा सॉइल है, इधर हमारा एयर विंड चल रही है। तो ये सारी चीजें हमारी एबायोटिक फैक्टर हैं। और एबायोटिक फैक्टर के एक एक कैरेक्टर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं टेम्परेचर के पास। तो कहता है क्या, मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरनमेंट फैक्टर। ये सब आपके काम की चीजें हैं, देखिए आता लेकर के आपको काम पे कह रहा है, टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली। टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली। जो टेम्परेचर है किसी भी लैंड, वो टेम्परेचर सीजनली ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। आप अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर गिरेगा, और बात बिल्कुल सही है। आप जब टेम्परेट रीजन से, ट्रॉपिकल रीजन से पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरने का आप देखेंगे कि वहां पर जो वैरायटीज ऑफ पॉपुलेशन है, स्पीशीज रिचनेस है, वो कम हो जाएगी। कह रहे हैं टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। डिक्रीज होती है फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन। ओके, एवरेज टेम्परेचर थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत से ऐसे हॉट स्प्रिंग हैं जिनका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज, कनाडा, जर्मनी। अब देखिए आपको बता रहा है एक टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस, उसकी कीमत को समझिए। कह रहा है कनाडा और जर्मनी जैसी जगह जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहां पर मैंगो नहीं ग्रो कर सकते। मैंगो को हीट चाहिए। मैंगो क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो जहां पर हीट होगी वहां मैंगो होंगे, इसलिए हमारे एशियन कंट्री में मैंगो बढ़िया मिलते हैं। देयर इज नो स्नो लेपर्ड इन केरला। अब स्नो लेपर्ड क्या है, ये भाई बहुत कम टेम्परेचर में रहने वाले हैं, और केरला में भयंकर ह्यूमिडिटी होती है वहां के फॉरेस्ट में, तो इसलिए ये वहां नहीं मिलेंगे। तो स्पीशीज वैरी करती है, स्पीशीज वैरी कर रही है। किस कारण वैरी कर रही है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा है।
आगे आ जाइए। ट्यूना फिशेस आर रेयर बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ट्यूना फिशेस भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के आगे नहीं मिलेंगी। टेम्परेचर अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स, बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम है ना, ये एंजाइम के एक्शन की बात कर रहा है। और 11th में पढ़ चुके हैं क्या कि जो एंजाइम होते हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पे भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नए टर्म्स आपके लिए, इसको मैं कहूँगा पढ़ना जरूरी है। क्या है यूरीथर्मल, क्या होता है? They can tolerate a wide range of temperatures। जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट कर जा रहा है, झेले जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यूरीथर्मल। और जो भाग खड़ा होगा उसे कहेंगे स्टेनोथर्मल। जो भाग खड़ा हुआ वो स्टेनोथर्मल हो गया, जो कर रहा है वो क्या है? यूरीथर्मल है। ओके, तो ये दो पॉइंट आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट। जैसे अगर बात करें तो मैं एक टर्म जो देना चाहूंगा, टेम्परेचर को जो बर्दाश्त कर लेगा वो होंगे बेटा वार्म ब्लडेड, वो होंगे वार्म ब्लडेड। जो टेम्परेचर को झेल जाएगा उसे बोलेंगे वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। और जो टेम्परेचर को नहीं झेल पाएगा वो होते हैं बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वो हो गए कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो गए, एक हो गए वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जो हमारे क्या होंगे? यूरीथर्मल होंगे, और जो नहीं झेल पाएंगे वो जाएंगे कोल्ड ब्लडेड यानी स्टेनोथर्मल। यहाँ ये पॉइंट मिलता है कि ये थोड़ा सा हमारा लेवल जब बढ़ता है तो हमारी चीजें भी बदलती हैं। अब जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे पॉपुलेशन में क्या है, कुछ नहीं, लेकिन आप देखिए कुछ टर्म्स निकल के आते हैं और यही टर्म्स एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन टू लिव इन वाटर। जो डेजर्ट्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, देखिए वाटर का अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जीवन देने वाली चीज़ है, लेकिन अब इसी जिसके पास कम मिलेगा तो वो उसको अडैप्ट करते हैं। तो आपको देखेंगे डेजर्ट में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स में वाटर को रिजर्व करने की एक अडेप्टेशन बहुत अच्छी होती है। इससे आपने देखा होगा जो हमारा कैमल होता है उसके जो आपका हंक है ना, उसमें वो वाटर बचा के रखता है, काफ़ी दिनों तक काम चलता रहता है उससे। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। सारी प्रोडक्टिविटी चीजें डिपेंड करती है हमारे वाटर पे। अब देखिए फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वाटर क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पीएच इज इंपॉर्टेंट। वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह का वाटर अलग होगा। देखिए ऐसे बात करते हैं, द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज बिलो 5 इन इनलैंड वाटर्स। यानी हमारा जो इनलैंड वाटर, देखिए इनलैंड वाटर बेसिकली हमारा कौन सा वाटर है? जो हमारा अंडरग्राउंड जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड जो हमारा वाटर है उसका जो सॉल्ट होना चाहिए बिलो 5 होना चाहिए। अच्छा 30 to 35 इन द सी, 30 to 35 इन द सी। अगर बात करें तो जो समुद्र है कहते हैं खारा पानी है, उसको तो सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत होता है, 30 to 35 होता है हमारा सॉल्ट कंसंट्रेशन परसेंटेज बिलो 100। अब देखिए सैलरी क्या दे रहा है? इन पार्ट्स पर 1000 यानी पीपीटी पार्ट पर 1000 बिलो 100 इन सम हाइपर सलाइन लगून्स। हाइपर सलाइन अगर लगून्स आप देखेंगे लगून्स तो यहाँ पर कितना जाता है? 100 के ऊपर चला जाएगा। मतलब वहां पर कोई आप देखेंगे कोई भी आबादी आपको नहीं मिलेगी। रीजन क्या है? सॉल्ट में आपका एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, बॉडी सारी चीजें निकल जाएंगी और ऐसे को डेड सी बोल सकते हैं, ये मर जाएंगे लोग वहां पर। तो ये हो गया इस पे। अब देखिए वाटर के हिसाब से स्पीशीज की वेरिएशन देखिए बढ़ना चालू हो रहा है अकॉर्डिंग टू वाटर। क्या हो रहा है? सबसे पहले देखिए आप अगर तो बेस्ड ऑन द टॉलरेंस टू सैलिनिटी ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यूरी हैलाइन। अब देखिए वहां यूरी थर्मल था, अब जो टॉलरेट कर जाएगा वो यूरी हैलाइन हो जाए। किसको टॉलरेट कर रहा है? सैलिनिटीज को। जो नहीं कर पाएगा वो स्टेनो हैलाइन हो जाएगा। जैसे टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। तो दो हो गए, यूरी हैलाइन और स्टेनो हैलाइन, बेस्ड ऑन द टॉलरेंस ऑफ टू द सैलिनिटी। तो यूरी हैलाइन टॉलरेट कर रहा है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, स्टेनो हैलाइन टॉलरेट कर रहा है ओनली अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन द सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक पावर। बहुत सारे हमारी एनिमल्स है जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं वो
सी वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। भाई उनकी बॉडी का जो एडेप्टेशन है वो फ्रेश वाटर वाला है, फ्रेश वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन बिलो 5 है, जबकि ओशियंस का बहुत ज़्यादा है, 30 to 35 के बीच में है। तो उनकी बॉडी जो अडेप्ट नहीं है उस चीज़ के लिए, जब अडेप्ट नहीं है तो बॉडी का एग्जॉस्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा और वो सही से वर्क नहीं कर पाएंगे। और देख रहे हैं जैसे कि हम बात करें, ये देखिए यूरी हेलाइन है, यूरी हेलाइन का मतलब टोलरेट कर जाएंगे वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, गोल्ड फिश है, ये हेडॉक हो गया, बहुत अच्छे से ये स्पीसीज है क्रैब की, हेडॉक सॉरी क्रैनिस मीन्स, ठीक है, कॉमनली मोलिक है। अब देखिए ये सब फ्रेश वाटर वाली है, आप देखते हैं एक्वेरियम वाले, एक्वेरियम को डाल दें अगर सैलिनिटी वाले में तो मर जाएंगे। लाइट, थर्ड फैक्टर हमारा है लाइट। तो देखिए देखिए लाइट, लाइट भी एक बहुत बेसिक फैक्टर है, क्योंकि लाइट नहीं है तो यहाँ भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। लाइट से प्रोडक्टिविटी होती है, क्यों? क्योंकि लाइट है और लाइट एक मेन सोर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लाइट और प्रोडक्टिविटी का काफी तालमेल है। क्या तालमेल है देखिए, कह रहे प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट को जरूरत पड़ती है सनलाइट की फॉर फोटोसिंथेसिस। स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट्स लाइक हर्ब्स एंड shrubs are adapted to photosynthesize optimally under very low temperature. So light because they have overspread with the plant. बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे छोटे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे ग्रो? क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो बड़े प्लांट्स उन छोटे प्लांट्स को करते हैं ढक कर देते हैं, ठीक है। तो कैनोपी का मतलब होता है कवरिंग तरीके से। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, वेरी वेल। कह रहा मैनी प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन सनलाइट फॉर फोटोपीरियोडिज्म। देखिए फोटोपीरियोडिज्म में क्या होता है, ये देखा गया है कि ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनमें सनलाइट उनके फ्लावरिंग को कंट्रोल करती है, सनलाइट उनके फ्लावरिंग को कंट्रोल करती है, फ्लावरिंग को कंट्रोल करती है सनलाइट। क्यों? क्योंकि सनलाइट के कारण भी इनमें कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं। तो जब कोई लाइट ये तय करे कि फ्लावरिंग कब होनी है या नहीं होनी है, आप इसे बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म यानी when the flowering of plant depends upon the duration of the light, it's called photoperiodism. तो photoperiodism यानी sunlight है तो फूल भी नहीं खिलेंगे भाई। Many animals use the diurnal and seasonal variation, light intensity and photoperiod for timing their foraging, reproductive and migratory activities. आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं, माइग्रेट कर रही हैं। तो कई जगह पर लाइट एक डायरेक्शन होता है, लाइट एक डायरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के माइग्रेट करने की, उनको देखने के लिए। जो डायर्नल एनिमल्स हैं दिन रात देखते हैं उनके लिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। Sun is the ultimate source for light and temperature on land. डीप, अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि डीप जो हमारे ओशियंस है वहाँ पे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है, वहाँ प्लांट्स क्यों नहीं है? तो भाई डीप ओशियन में अगर चले जाओगे, डीप ओशियन में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पर सनलाइट पहुँच ही नहीं रही है डीप ओशियंस में, वहाँ धूप अंधेरा है, और जब वहाँ पर अंधेरा है तो क्या है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जब अंधेरा है तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। चलिए ये बात सही है। The spectral quality of solar radiation is also important for life. The UV spectrum is harmful to many organisms. UV spectrum harmful करता है many organisms. Not all the color component of the visible spectrum are available for marine plants. Marine plants को बेचारों को कुछ भी नहीं मिल पाता है,
उन तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी हमें यानी प्लांट्स को ओशियन में सनलाइट नहीं मिलेगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी को हार्म करता है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट सॉइल। सॉइल हर एक फैक्टर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे सॉइल पे आ जाए तो द मैच्योर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज डिफर ड्यू टू द क्लाइमेट वेदरिंग प्रोसेस। क्लाइमेट वेदरिंग प्रोसेस पे, सेडिमेंटेशन पे, मेथड पे ऑफ सॉइल डेवलपमेंट, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल में कितना ग्रेन साइज है, कैसे सॉइल है, इससे उनके अलग हिसाब से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ज़्यादा वाटर चला गया है, कम वाटर चला गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब ये होता है। आप देखेंगे जैसे अगर सैंड वाटर है तो सैंड अगर सॉइल है तो सैंड सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जबकि हमारे पास जो दूसरा है क्या, जो हमारी क्ले सॉइल है ना, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो सॉइल आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। एक चीज़ देखने वाली है यहाँ पर कि व्हाट इज बेंथिक ऑर्गेनिज्म। ये बेंथिक ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टराइज डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक एनिमल्स बताता है कि उस जगह की सॉइल कैसे है, क्योंकि हर सॉइल में बेंथिक एनिमल्स नहीं रह पाते। बेंथिक एनिमल बताता है कि सॉइल कैसे है। चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, तो बेंथिक एनिमल्स डिफाइन करते हैं कि आखिर सॉइल कैसी है। क्लियर? चलिए आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं जो मैंने अभी आप तक जो भी फैक्टर्स देखे उस फैक्टर के बिहाफ पे। अब आप देखिए अगर तो लाइफ एग्जिस्ट इवन द एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। अलग अलग हैबिटेट में लोग रहते हैं। राजस्थान डेजर्ट, अब देखिए डेजर्ट है, ये टेम्परेचर के हिसाब से चला गया, वो डेजर्ट नहीं है। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, अब मेघालय में क्या है, भयंकर पानी बरसा है, तो वाटर और टेम्परेचर का बड़ा गेम है। डीप ओशियन ट्रेंचेस हैं, बहुत गहरे ट्रेंचेस हैं, तो वहां सनलाइट नहीं पहुंच रही है। परमाफ्रॉस्ट है, स्नो लैडन है, पोलर रीजन से, हाई माउंटेन टॉप से, वहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा से एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए आपके लिए थ्योरी वाला पार्ट नोट करें, थोड़ी देखिए। देखिए थ्योरी वाला पार्ट आपका है, क्या है थ्योरी वाला पार्ट, वहां पे आपको डिफिनेशन मिल जाएगी। कह रहा था फिजियोकेमिकल कंपोनेंट वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एटसेट्रा एंड बायोटिक कंपोनेंट है, पैथोजेंस है, पैरासाइट्स है, प्रेडेटर्स है, कॉम्पिटिटर्स है एटसेट्रा लीड टू वेरिएशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। डिफरेंट हैबिटेट्स के वेरिएशंस हो करते हैं। और यहां पे देखिए आपको मिल जाएगा द डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इट्स निके। कह रहा है a distinct role and position of an organism, एक ऑर्गेनिज्म का उस पोल मतलब एक डिस्टिंक्ट रोल क्या है उस एनवायरनमेंट पे, इसको हम कहते हैं क्या, निके। निके वो प्लेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो उसको हम बोलेंगे निके। बाय दिस ईच ऑर्गेनिज्म टॉलरेट्स वेरियस कंडीशन। अब इसके थ्रू क्या करता है ऑर्गेनिज्म, टॉलरेट करता है वेरियस कंडीशंस को, यूटिलाइज वेरियस रिसोर्सेज को। यानी वो प्लेस है जैसे कि हमारा ऑफिस होता है, जैसे कि हमारा ऑफिस होता है, हमारा ऑफिस में हम फंक्शन होते हैं काफी, हमें उस जगह पे हर चीज को टॉलरेट करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। तो देखा जाए घर के कंपैरिजन में हम ऑफिस में ज्यादा क्या है, एक्टिव है, ज्यादा फंक्शनल है, तो आप उस चीज को बोलेंगे हाँ ऑफिस भाई हमारा क्या है, निके है। सेम एज ऑर्गेनिज्म पे होता है, जो इनका फंक्शनल फेस होता है, उस फंक्शनल फेस को हम निके कहते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल कैसे दिखा दो, उसके बाद हम लेक्चर को रोकेंगे। अगर मैं आपसे कहूं
एक पिक्चर आपके पास ये है और दूसरी पिक्चर आपके पास ये है। अब आप मुझे को बताएं कि इसमें से किस लोकेशन पे वाटर कंसंट्रेशन, यानी एक जो वाटर हमारा एबायोटिक सोर्स है वो नहीं है, तो सीधे आपका आ जाएगा सर इस डिजर्ट वाले पार्ट में वाटर नहीं है। जबकि ये जो पिक्चर है ये मेघालय, इस जगह पे वाटर अच्छा कंसंट्रेशन है। आप अगर ध्यान से देखें तो एक वाटर का कितना इंपैक्ट, दोनों आप पिक्चर को देख रहे हैं, वेजिटेशन किस जगह पे ज्यादा मिल रही है, ऑब्जर्व करिए वेजिटेशन किस जगह ज्यादा मिल रही है। वेजिटेशन आपको ज्यादा मिल रही है, वो मिल रही है मेघालय वाले रीजन में। कारण आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मेघालय वाला रीजन जो है वाटर लॉग्ड है, अच्छे से वाटर है यहाँ पर, तो वाटर के कारण आप प्रोडक्टिविटी को देख सकते हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है वाटर की, अच्छे से आप देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्टिविटी वाटर, जबकि यहाँ वाटर नहीं है। इसलिए हर एक हमारा जो फैक्टर है, उस हर एक फैक्टर के लिए हर एक लोकेशन, ऑर्गेनिज्म, सभी उससे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो आप देख लें टेम्परेचर पे, चाहे देख लें वो वाटर पे। देखिए जितना मैंने आपको इसमें बता दिया, टर्म्स में बता दूं आपको, यूरी थर्मल, स्टेनोथर्मल, यूरी हैलाइन, स्टेनोहैलाइन, ये 4-5 टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सिलेबस में तो थ्योरी मुझे इतनी लेनी पड़ी आपके लिए, लेकिन 4-5 टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से। तो इन टर्म्स को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, सॉल्व करना है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था, ये देखिए, जहां पर हमने बात करी थी कि मैंने बात कही थी, क्या मैंने बात कही थी कि अगर किसी पॉपुलेशन की बात करें तो 4 लेवल्स थे। सबसे पहला लेवल आपने देखा था, क्या था, ऑर्गेनिज्म। दूसरा लेवल आपने देखा था पॉपुलेशन। आपने थर्ड लेवल बनाया था, थर्ड लेवल आपने बनाया था कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद जो आपका लेवल बना वो हो गया बायो, हो गया बायोम। तो बायोम हुआ, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेंपरेचर एंड प्रेसिपिटेशन दिया गया है। तो देखिए ये बायोम का दिखाया गया, डिफरेंट टाइप के आपको बायोम दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप एक पहले एक बायोम देख रहे हैं, इसके डिजर्ट है, देखिए ये डिजर्ट हो गया। दूसरा बायोम जो है क्या है, ग्रासलैंड है। तीसरा बायोम क्या है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। चौथा बायोम टेम्परेट फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है कोनिफर फॉरेस्ट, फिर है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये हमारे पास डिफरेंट क्या है, बायोम्स है। और ये बायोम्स एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। बायोम्स बहुत बड़े इकोसिस्टम को आप डिफाइन करते हैं। तो डिफरेंट आप देखेंगे, अगर एनुअली प्रेसिपिटेशन करता होता है बारिश, एनुअली अगर प्रेसिपिटेशन देखा जाए तो हमारे बायोम कन्वर्ट हो जाता है, बायोम चेंज हो जाता है। ठीक बेटा, तो इस तरीके से इसको देखिएगा अच्छे से। और थ्योरीज को नोट्स बनाइएगा बढ़िया से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर आपसे मुलाकात करता रहूँगा अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी, जहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो जैसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे चैनल में बहुत फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम के कंप्लीशन पे हम, एग्ज़ाम के फिनिश होने पर हम पेपर, गेस्ट पेपर पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।